नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग CSIR नेट, IIT जैम और गेट से रिलेटेड फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हम केमिकल काइनेटिक्स से स्टडी कर रहे थे। लास्ट जो टॉपिक मैंने स्टार्ट करवा रखा था वो था बायोमोलिकुलर रिएक्शंस की थ्योरीज, जिसमें हमने जो अभी तक थ्योरीज पढ़ी हैं वो दो थ्योरीज पढ़ी हैं। आर्रेनियस थ्योरी पढ़ी और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कोलोजन थ्योरी पढ़ी। इन थ्योरीज के बाद तीसरी थ्योरी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। पहले हमने थ्योरी पढ़ी, सबसे फर्स्ट जो थ्योरी पढ़ी थी हमने वो पढ़ी थी आर्रेनियस थ्योरी। आर्रेनियस थ्योरी क्या थी? K इक्वल टू A e⁻⁻⁻ यही थी। दूसरी थ्योरीज हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ी थी वो थी कोलोजन थ्योरी, और ये K इक्वल टू Z इंटू e⁻⁻⁻ ये दो थ्योरीज पढ़ ली। आज जो हम नई थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। इस थ्योरीज के बहुत सारे नाम हैं। इसको ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी भी कहते हैं, इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी कहा जाता है, तो इसके बहुत सारे नाम हैं। मैं स्टार्ट करवाने जा रही हूं आपको ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। इसी को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी कहते हैं। इसी को जिसने इनको डिस्कवर किया था आयरिंग, उनके नाम से भी इसको जाना जाता है कि आयरिंग थ्योरी भी कहा जाता है। इसको एब्सोल्यूट कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी कहा जाता है। ये तो इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं इस थ्योरी के। इस थ्योरी को जिन्होंने डिस्कवर किया था वो थे आयरिंग और पॉलिंग। किसने डिस्कवर किया था इस थ्योरी को सबसे पहले? दिस थ्योरी was discovered by किसने किया था? आयरिंग एंड पॉलिंग। अब हम इस थ्योरी में जो जो अजम्पशंस इन्होंने यूज किए थे, इन्होंने थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट को भी कंसीडर किया गया था। जो कोलोजन थ्योरी की जो लिमिटेशंस रह गई थी कि कोलोजन थ्योरी जो है वो काइनेटिक एनर्जी को तो कंसीडर कर रहा था, लेकिन ये वाइब्रेशनल एनर्जी या रोटेशनल एनर्जी, कौन से टाइप की काइनेटिक एनर्जी से इनके रेट ऑफ रिएक्शन में चेंजेस आएंगे, वो डिफाइन नहीं कर रहा था। यही लिमिटेशंस पढ़ी थी हमने कोलोजन थ्योरी की। हमने कुछ लिमिटेशंस पढ़ी थी कि ये थ्योरी जो है वो थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स को डिस्क्राइब नहीं कर रही थी। ये जो थ्योरी है ये काइनेटिक एनर्जी तो यूज कर रही थी, लेकिन कौन से टाइप की काइनेटिक एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रही है रेट ऑफ रिएक्शन में, ये डिफाइन नहीं कर रही थी। उसके बाद ये बताया था कि ये जो रिएक्शन है ये केवल सिंपल बायमोलिकुलर गैसेस रिएक्शंस या कहें कि सिंपल बायमोलिकुलर इन सॉल्यूशन रिएक्शंस में ही फॉलो हो रही थी, केवल उन्हीं के लिए एप्लीकेबल थी। उसके बाद इन थ्योरीज को कुछ एक्स्ट्रा एडवांस स्टडी की गई और उस थ्योरी को कहा ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। इस थ्योरीज के कुछ अजम्पशंस थे कि क्या क्या माना। इन्होंने ये माना कि सबसे पहले
रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं, बल्कि वो किसी इंटरमीडिएट की फॉर्म में जाते हैं। उस इंटरमीडिएट को एक्टिवेटेड फॉर्म में जाते हैं, उस एक्टिवेटेड फॉर्म को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। ये ट्रांजिशन स्टेट जो है वो इसकी एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल से ज्यादा होती है। ये ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स जो हैं वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं। उसके बाद ये कहा कि ये ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स जो है वो किस में जा रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में, डिकम्पोज होके प्रोडक्ट फॉर्म में बना रहे हैं। तो और ये जो डिकम्पोज हो रहे हैं ये डिपेंड करता है इनकी वाइब्रेशनल एनर्जी पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, वाइब्रेशनल एनर्जी पे। इन्हीं अजम्पशंस का यूज करते हुए इन्होंने रिएक्शन का रेट निकाला। किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है बायोमोलिकुलर रिएक्शंस में, वो रेट जो है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशंस इनटू में वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये सब पहले हम इनकी अजम्पशंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके रेट को निकालेंगे। रेट को निकालने के बाद मैं आपको एक डेरिवेशन कराऊंगी और लास्ट में वो डेरिवेशंस की वैल्यू के की फॉर्म में आपको याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब जो है वो अजम्पशंस स्टार्ट करेंगे इस थ्योरी के। मैं इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ, सिर्फ ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी रखेंगे, ये भी इरेज कर देते हैं। पहला अजम्पशंस है फर्स्ट, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल cannot directly convert into प्रोडक्ट। क्या कहा कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो हैं वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट नहीं हो रहे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे। पहला अजम्पशंस। दूसरा अजम्पशंस क्या माना इन्होंने कि डायरेक्ट चेंज नहीं हो रहे तो क्या बन रहा है, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है। द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स is formed कब, ड्यूरिंग द रिएक्शन। ड्यूरिंग द रिएक्शन के दौरान एक क्या बन रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अब आगे से मैं जब भी लिखूंगी एसी की फॉर्म में लिखूंगी और इसके ऊपर स्टार लगा दूंगी। जो भी हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को लिखते हैं तो स्टार की फॉर्म में लिखते हैं। चलो आगे, फिर क्या कहा कि इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल से ज्यादा होती है। तो थर्ड क्या अजम्पशंस मानी, द एनर्जी ऑफ activated complex is higher as compared to reactant and product। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंपैरिजन में इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। देखो एक डायग्राम बना रही हूं मैं आपको, ये रिएक्शन प्रोग्रेस है और ये एनर्जी है। आपने इस तरीके का कुछ डायग्राम पढ़ा होगा। ये जो एनर्जी होती है ये किसकी होती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की। किसकी होती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की एनर्जी से क्या है, ज्यादा है। चलो आगे, फोर्थ पॉइंट, ये जो
एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है। क्या रहता है? इक्विलिब्रियम। द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज इक्विलिब्रियम with reactant molecules। रिएक्टेंट के साथ क्या रहता है? ये इक्विलिब्रियम में। रिएक्शन लिख रही हूं मैं यहां पे, A प्लस बी से क्या बना? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या ए बी से भी दिखा सकते हो आप इसको, और यहां पे स्टार दिखा दिया, इसका मतलब ये क्या है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स केसी। चलो आगे, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होगा और प्रोडक्ट फॉर्म में बनाएगा। तो अगला जंक्शन क्या माना? फिफ्थ, द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स is decomposed and convert into product। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज्ड होता है और प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। क्या है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज्ड हो रहा है और प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स था ए बी, ये डिकम्पोज होगा और प्रोडक्ट बनाएगा। ये जो डिकम्पोज हो रहा है ये किस बात पे डिपेंड करेगा? ये वाइब्रेशनल एनर्जी पे डिपेंड करेगा। तो इसका डिकम्पोजिशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? वाइब्रेशनल एनर्जी। तो अगला पॉइंट क्या है? द वाइब्रेशनल एनर्जी इज रेस्पॉन्सिबल for the decomposition of activated complex। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का डिकम्पोजिशन किस बात पे डिपेंड कर रहा है? इस वाइब्रेशनल एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब देखो आप वाइब्रेशनल एनर्जी जब फाइंड आउट करते हो, या जंक्शंस हटा रही हूं मैं, एनर्जी होती है E इक्वल टू एच न्यू, क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है। और क्लासिकल एनर्जी को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो E इक्वल टू के बी टी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो इसके आगे का पोर्शन है, वाइब्रेशनल एनर्जी E इक्वल टू क्या होती है? एच न्यू वाइब्रेशनल। यदि मैं वाइब्रेशनल एनर्जी की बात कर रही हूं तो फ्रीक्वेंसी भी कौन सी होगी? वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। तो E इक्वल टू एच न्यू क्वांटाइज्ड होते हैं। तो चलो इस इक्वेशंस को नंबर 1, और एक अकॉर्डिंग टू क्लासिकल एनर्जी होती है के बी टी। के बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है और टी टेम्परेचर होती है। के बोल्ट्जमान कांस्टेंट, के बी से जो डिनोट किया है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है। ये है सेकंड। दोनों एनर्जी एक ही है, दोनों जो है वो एनर्जी एक ही है, इसलिए क्या होगा? मैं इन दोनों इक्वेशन से एच न्यू वाइब्रेशंस किसके इक्वल हुआ? के बी टी के इक्वल। किसके इक्वल हुआ? के बी टी के इक्वल। यदि हमें वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की फॉर्म निकालनी है तो न्यू वाइब्रेशनल किसके इक्वल हो गया यहाँ पे? के बी टी अपॉन एच। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, आगे जब हम इस ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का डेरिवेशन करेंगे वहां पे हमें ये काम आएगी। चलो आगे, ये इसके अजम्पशंस थे। इन अजम्पशंस के आधार पे अब देखो क्या कहा इन्होंने
कि जितने ज्यादा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेंगे उतना ही रेट ज्यादा होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ही तो प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जो रिएक्शन का रेट जो है, इस थ्योरीज के अजम्पशंस के आधार पे रिएक्शन का जो रेट है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, उन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशंस पे डिपेंड करेगा। अब कि जो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हैं ये डिकम्पोज होके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट। तो डिकम्पोज होने इनडायरेक्ट रूप में वो जो वहां की प्रोसेस है वो किस बात पे डिपेंड कर रही है, इस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। तो जो इन अजम्पशंस के आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस किस बात पे डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इनटू में वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। किस बात पे डिपेंड करेगी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के कंसंट्रेशंस पे। जितने ज्यादा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेंगे उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। ठीक है। दूसरा क्या है कि जितने ज्यादा इनका डीकंपोजिशन होगा उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म बनेगी, या कहें कि उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अब वो डीकंपोजिशन किस बात पे डिपेंड कर रहा है, इस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे। तो हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है किसके अकॉर्डिंग, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग किस बात पे डिपेंड करता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशंस पे इनटू में वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे। तो अगला पॉइंट क्या है, according to assumptions the rate of reaction is equal to क्या होगा, concentration of activated complex into में frequency of vibrational। तो क्या होगा, according to ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के आधार पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा आपका, क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, N2 में न्यू वाइब्रेशन, यही होगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशंस N2 में न्यू वाइब्रेशनल की वैल्यू क्या है, KBT अपॉन H। तो हमारे पास जो रेट आएगा वो क्या आएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशंस N2 में KBT अपॉन H। अब हम इन अजम्पशंस का यूज करते हुए इसके K की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं, एक रिएक्शन लेते हैं, बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन। चलो अब हम इसका क्या निकाल रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं, जिससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, K की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मैं इस बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर देती हूं ताकि आपको देखने में आसानी रहे। देखो हम सबसे पहले एक बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं। क्या रिएक्शन है बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन, A प्लस बी से क्या बना, प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन का रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या होगा, रेट इक्वल टू के, ए की कंसंट्रेशन इनटू बी की कंसंट्रेशन, इक्वेशन नंबर 1। चलो आगे। अब हम इसका रेट किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम इसकी मैकेनिज्म लिखें, जो इन्होंने अजम्पशंस दिए कि ये डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, किसमें हो रहा है, पहले ये आपस में कोलोजन करेंगे, उस कोलोजन के थ्रू ये एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, उसके बाद ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो हैं वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ में क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं। चलो आगे। तो देखो अब आप
ए प्लस बी क्या बना, ए बी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होके प्रोडक्ट बना रहे हैं। ओके, तो इसका रेट क्या होगा, इसका रेट क्या होगा, N2 में न्यू वाइब्रेशन, यही होगा, अभी निकाला था हमने ए बी स्टार N2 में वी बाई। अब देखो ये क्या है बेटा, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट है तो इसकी कंसंट्रेशंस को मुझे हटाना पड़ेगा। इसकी कंसंट्रेशंस को रिमूव करने के लिए मैंने आपको दो तरीके बताए थे। जब हमने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्टडी किया था तो मैंने आपको बताया था कि यदि हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में रेट लो के अंदर क्या जाती है, इंटरमीडिएट आ जाता है, उस इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशंस को हटाने के लिए हम या तो इक्विलिब्रियम मेथड काम में लेते हैं या स्टडी स्टेट ट्रीटमेंट काम में लेते हैं, यही बताया था। अब यहाँ पे ये इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन है, इस कंसंट्रेशंस को हटाने के लिए मैं क्या काम में लूंगी, ये रहा, क्योंकि इन्होंने अजम्पशंस में ही बताया है कि ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ में क्या है, इक्विलिब्रियम में, तो मैं क्या काम में लूंगी, इक्विलिब्रियम वाले स्टेप काम में लूंगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू क्या होती है बेटा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इस रिएक्शन के लिए, यहां तक यही तो प्रोडक्ट है आपका, इसकी कंसंट्रेशंस अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यही होती है। तो यहां पे क्या होगा, Kc इक्वल टू क्या होगा, यहां लिख लेना अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम, Kc किसके इक्वल होगा, ए बी स्टार अपॉन ए इंटू बी, यही होगा, यही होगा। चलो आगे किसकी कंसंट्रेशन निकालनी है, इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, क्या करूं, ए बी किसके इक्वल हुआ, इसको पूरे को उठा के यहां ले जाओ, क्या बना, के सी ए इंटू बी, इस इक्वेशंस को नंबर 2, इस इक्वेशंस को नंबर 2 और इस इक्वेशंस को नंबर 3 दे दो। ये जो है ये वैल्यू कहां पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो और रेट की वैल्यू निकाल लो। रेट आपका यहां से क्या बना, रेट इक्वल टू क्या बना, ए बी की जगह मैं क्या पुट कर रही हूं, के सी ए और बी, यही पुट करूंगी, तो क्या आएगा, के सी ए बी N2 में न्यू वाइब्रेशन, यही है। इस इक्वेशंस को नंबर दे दो 4, इक्वेशन नंबर 4 में भी रेट है और इक्वेशन नंबर 1 में भी रेट है। ये रेट लो के अकॉर्डिंग है और ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग है, यही था, ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग रेट है और ये रेट लो के अकॉर्डिंग रेट है। इन दोनों रेट को का कंपैरिजन कर लो, इन दोनों रेट का कंपैरिजन कर लो, या कहें कि एक ही इक्वेशंस का रेट है तो एक साइड सेम हुई तो दूसरी साइड भी सेम होगी इनकी, तो क्या होगा, के ए इंटू बी किसके इक्वल हुआ, के सी ए इंटू बी N2 में न्यू वाइब्रेशनल, ए बी से ए बी कैंसल आउट, क्या हुआ, के इक्वल टू के सी न्यू वाइब्रेशनल। चलो आगे, यहां तक कर लिया। अब हम थर्मोडायनेमिक्स टर्म काम में लेंगे, इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स के बीच में एक रिलेशनशिप आप लोगों ने पढ़ा होगा, Kc जो होता है वो होता है e raised to power माइनस डेल जी स्टार अपॉन आर टी, यही होता है, Kc इक्वल टू e raised to power माइनस डेल जी स्टार अपॉन आर टी, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। आप एक रिलेशनशिप निकालते हो या आप सेकेंड ईयर में भी निकाल चुके हैं ऐसा रिलेशनशिप। चलो आगे, और डेल जी गिब्स फ्री एनर्जी होती है और गिब्स फ्री एनर्जी में गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशंस के अकॉर्डिंग
डेल जी किसके इक्वल होती है, डेल एच माइनस टी डेल एस। एक ये रिलेशनशिप होता है। स्टार जो दिखा रही हूं मैं किसके लिए दिखा रही हूं, एक्टिवेटेड फॉर्म में, एक्टिवेटेड फॉर्म में। तो यहां पे जहां डेल जी है वहां पे मैं क्या रख दूं, डेल एच माइनस टी डेल एस। तो केसी की वैल्यू आपके पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि ई रेज़ टू पावर माइनस बाहर लगा लिया मैंने, डेल एच माइनस टी डेल एस, और इन सब के अपॉन में है आर टी। मैं इसको थोड़ा खोलूं तो केसी किस फॉर्म में खुलेगा, ई रेज़ टू पावर माइनस डेल एच अपॉन आर टी, और ये माइनस प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल है तो मैं इन दोनों को अलग अलग भी तो लिख सकती हूँ, एक्सपोनेंशियल ये माइनस प्लस फॉर्म में टी डेल एस अपॉन आर टी, इस टी से टी कैंसिल आउट, मीन्स केसी की जो वैल्यू आपके पास आई वो आई ई रेज़ टू पावर माइनस डेल एच अपॉन आर टी इंटू में ई रेज़ टू पावर डेल एस अपॉन आर। ये किसके अकॉर्डिंग आई है, थर्मोडायनेमिक्स टर्म के लिए। ये थर्मोडायनेमिक्स टर्म मैं यहां पे यूज करूंगी। वी वाइब्रेशंस अभी निकाला था केबीटी अपॉन एच, ये निकाला था, तो मेरे पास रेट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस इक्वेशंस को नंबर जो आपका चल रहा था ये 5 और ये इक्वेशन नंबर 6। अब हम इन दोनों इक्वेशन नंबर 6 से केसी की वैल्यू कहां पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 5 में वैल्यू पुट कर दो। देखो इक्वेशन नंबर 5 में जहां केसी है उसकी जगह मैं क्या वैल्यू पुट कर रही हूं, ये वाली। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इक्वल टू क्या आएगा, मैं पहले इस न्यू वाइब्रेशंस की वैल्यू भी पुट कर रही हूं। न्यू वाइब्रेशंस आपके पास क्या थे, के बी टी अपॉन एच निकाला था ना हमने, और मैंने ये कहा था कि मैं आगे काम में लूंगी। याद करो आप, लास्ट अजम्पशंस लिखा था कि वाइब्रेशनल एनर्जी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। वहां से हमने दो तरीके की एनर्जी काम में ली थी कि ई वाइब्रेशनल एनर्जी किसके इक्वल होती है, एच न्यू वाइब्रेशंस के। फिर हमने कहा था कि क्लासिकल एनर्जी जो होती है ई, वो क्या होती है, केबीटी। इन दोनों एनर्जीज का, भाई दोनों है तो एनर्जी ना, इन दोनों को एक साथ लिखा था, तो एच न्यू वी वाइब्रेशन किसके इक्वल आया था, के बी टी के। किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा हमें, वी वाइब्रेशंस की। वी न्यू वाइब्रेशनल ये इक्वल टू होगा के बी टी अपॉन एच। ये तो वैल्यू या काम में ले रहे हैं हम यहाँ पे। लो अब ये वैल्यू काम में, तो पहले मैं ये लिख दूं, थोड़ा अरेंज्ड फॉर्म में लगेगा, के बी टी अपॉन एच किसकी जगह, इसकी जगह, तो क्या आएगा, के बी टी अपॉन एच। उसके बाद क्या लिखूं, के सी की वैल्यू ई रेज़ टू पावर माइनस डेल एच अपॉन आर टी इंटू ई रेज़ टू पावर डेल एस अपॉन आर। ये वैल्यू हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आई, किसके अकॉर्डिंग निकल के आई, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग। चलो आगे, हमने देखो अभी तक 3 थ्योरीज पढ़ी थी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पढ़ी, आरएनएस थ्योरी पढ़ी और कोलोजन थ्योरी पढ़ी। अब इन तीनों के बीच में कंपैरिजन करें। देखो मैं तीनों को एक साथ लिख रही हूँ, ये लिखा हुआ है आरएनएस थ्योरी लिख रही हूँ, या लिख लेना कंपैरिजन। कंपैरिजन बिटवीन 3 थ्योरीज। कौन कौन सी थ्योरीज हैं, ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है, आरएनएस थ्योरी क्या थी, के इक्वल टू ए ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, यही थी।
और कोलोजन थ्योरी K इक्वल टू Z इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, और उसके बाद इसको हम मॉडिफाइड कोलोजन थ्योरी में भी कन्वर्ट किया था, तो आगे P लगा दिया था, एक ही बात है। ठीक है, चलो आगे, यही था। इन तीनों इक्वेशंस में जो डेल H होता है वो बेटा अप्रोक्सीमेट एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल ही होता है, अप्रोक्सीमेट एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल ही होता है। ठीक है, तो जो मैं यहाँ पे जहां डेल एच लिखा हुआ है वहां पे मैं इस इक्वेशन में ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की जो इक्वेशन है वहां पे ई ए भी काम में ले सकती हूँ, एक ही बात है। तो जब मैं इसमें ई ए काम में ले रही हूं तो क्या होगा, देखो अब आप क्या क्या सेम मिल रहा है, के तीनों साइड है तीनों इक्वेशंस में के साइड में है, और उसके बाद सब में कॉमन आ रहा है ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है, तो बचा हुआ पोर्शन एक दूसरे के इक्वल होगा। भाई आपकी एक साइड इक्वल है, उसके बाद दूसरी साइड में भी एक पार्ट इक्वल है, तो जो दूसरा पार्ट बचा हुआ है वो तीनों इक्वेशंस का इक्वल होगा। तो आपका क्या 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 इक्वल आया, क्या क्या इक्वल आ गए आपका, ए इक्वल, देखो ये ए है, ए ही बचा आरएनएस में, तो कोलोजन में क्या बचा, P इंटू जेड, P इंटू जेड, ये किसके इक्वल आया, के बी टी अपॉन एच इंटू में ई रेज टू पावर डेल एस अपॉन आर, यही बचा हुआ है, के बी टी अपॉन एच ई रेज टू पावर डेल एस अपॉन आर। एक ये इक्वेशन याद रखनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और इसकी भी आपको इक्वेशन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे, लास्ट है एक ग्राफ, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का एक ग्राफ है, देखो आप, ये था आपका, मैं इस टी को जो यहां पे है, इस टी को मैं इस साइड भेज रही हूं, तो क्या आएगा, के अपॉन टी किसके इक्वल आ जाएगा, के बी अपॉन एच ई रेज टू पावर, ई ए कर लो या डेल एच, एक ही बात है, माइनस डेल एच अपॉन आर टी ई रेज टू पावर डेल एस अपॉन आर, ये इक्वेशन है। चलो आगे, इस इक्वेशंस का मैं लॉग लूंगी, तो ये क्या बनेगा, एल एन के अपॉन टी इक्वल टू, यही हुआ, यहां पे क्या हुआ, एल एन के बी अपॉन एच, यहां पे क्या हुआ, एल एन के बी अपॉन एच। ठीक है, जैसे लॉग लूंगी तो ये एक्सपोनेंशियल हट जाएगा। चलो आगे, एक्सपोनेंशियल हटेगा तो ये आपका कुछ इस तरीके से था, क्या, एक्सपोनेंशियल माइनस डेल एच अपॉन आर टी प्लस में डेल एस अपॉन आर, यही तो था आपका। तो ये क्या बना, माइनस डेल एच अपॉन आर टी प्लस डेल एस अपॉन आर। अब मैं ग्राफ खींच रही हूं एल एन के अपॉन टी वर्सेस 1 अपॉन टी के बीच में, तो देखो इसको, इस इक्वेशंस को मैं थोड़ा सा अरेंज कर रही हूं, एल एन के अपॉन टी इक्वल टू एल एन के बी अपॉन एच प्लस डेल एस अपॉन आर, ये इसके साथ लिख दिया, माइनस डेल एच अपॉन आर इंटू में 1 अपॉन टी, किसके बीच में ग्राफ खींच रही हूं मैं, एल एन के अपॉन टी वर्सेस 1 अपॉन टी के बीच में, तो ये तो मेरा y है और ये मेरा x है, ये पूरा जितना भी पोर्शन बचा ये c की तरह है, और ये क्या है आपका
m की तरह। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनी क्या, y इक्वल टू c माइनस एम एक्स। और इस तरीके का ग्राफ जब आप खींचते हो तो डिक्रीज फॉर्म में लीनियरिटी लाते हो। तो ग्राफ क्या है, किस किस के बीच में ग्राफ खींच रही हूं मैं, ln k अपॉन टी वर्सेस 1 अपॉन टी के बीच में। किसके बीच में ग्राफ खींच रही हूँ, ln k अपॉन टी वर्सेस 1 अपॉन टी के बीच में ग्राफ। तो यहाँ पे तो क्या आ गया आपका ln k अपॉन टी और यहाँ पे क्या आया 1 अपॉन टी। कैसा आएगा, डिक्रीज फॉर्म में ग्राफ आएगा। ये लो, स्लोप क्या होता है माइनस एम, तो यहाँ पे स्लोप क्या है माइनस डेल एच अपॉन आर या माइनस ई ए अपॉन आर, क्योंकि डेल एच और ई ए की वैल्यू क्या होती है, सिमिलर होती है। तो क्या होगा स्लोप माइनस डेल एच अपॉन आर या कहें कि माइनस ई ए अपॉन आर। और इंटरसेप्ट क्या हो गया यहाँ पे, ln के बी अपॉन एच प्लस डेल एस अपॉन आर। ये इसका क्या है इंटरसेप्ट होगा। आज हमने जो एक तीसरी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कंप्लीट कर ली है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अजम्पशंस पढ़े थे हमने। अजम्पशंस क्या कहते हैं कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो पहले कोलोजन करता है, कोलोजन करने के बाद एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल से ज्यादा होती है। उसके बाद ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहता है। ये डिकम्पोज होके प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये जो डिकम्पोज होता है ये डिपेंड करता है वाइब्रेशनल एनर्जी पे। तो इन सब अजम्पशंस के आधार पे, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अजम्पशंस के आधार पे रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशंस इनटू में फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस यही होगा। उसका यूज करते हुए हमने किसकी वैल्यू निकाली, एक के की वैल्यू निकाली। आपसे ये डेरिवेशन तो कोई भी नहीं पूछेगा। जो इक्वेशंस आपको एक तो ये याद रखनी है और एक आपको इनके बीच का कंपैरिजन याद रखना है। तीनों इक्वेशंस का कंपैरिजन आपको ध्यान में रखना है। किस किस का, आरेनियस इक्वेशंस का, कोलोजन थ्योरी का और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अंदर थर्मोडायनेमिक्स टर्म भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ये देखो हमने थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स को कंसीडर किया गया है, या कहें कि इन रिएक्शंस का थर्मोडायनेमिकली स्टडी भी किया गया है। तो ये रहा। चलो आगे, यहां तक का पोर्शन मैंने आज की क्लास में करा दिया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू।